ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस क्या होते हैं और हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था इसका। तो एज आई टोल्ड यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अगर उसके यूनिट्स हमको फाइंड करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर में कुछ लिखते हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल यूज़ करेंगे और उसके कुछ पावर्स हम लोग यूज़ करेंगे टू डिराइव यूनिट ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल में कुछ पावर लिखा जाएगा एंड दैट आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। तो पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हम लोग आज और एग्जांपल लेने वाले हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हम लोगों ने डिराइव किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेंथ रेज टू 1 होता है, टाइम जो होता है वो t रेज टू 1 होता है, और डायमेंशंस को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा डायमेंशनली l रेज टू 1 t रेज टू -1। तो ये जो l रेज टू 1 और t रेज टू -1 हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। और ये जो पावर है 1 -1, दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। बहुत सिंपल चीज़ है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकालने थे, इसके लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल यूज़ किए, जैसे एल, टी, एम फॉर मास, के फॉर टेम्परेचर, और उसके कुछ पावर्स हमको यूज़ करने पड़े क्योंकि हमको डिराइव क्वांटिटीज़ की यूनिट चाहिए। तो वो जो पावर हमने यूज़ किया है वो पावर होता है डायमेंशन। मतलब इस एग्जांपल में 1 -1 ये डायमेंशंस है, और एल रेज टू 1 टी रेज टू -1 जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये टोटल, इस टोटल को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, हम देखेंगे इसके यूजेस आज। सबसे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोग डायमेंशंस और यूनिट डिराइव कर लेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। सो विल मेक अ टेबल। ये ऐसा टेबल आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, बट स्टिल विल डू इट हियर। सो फिजिकल क्वांटिटी, and then you should know formula also. Just a minute. Yes, and then we will make dimensional formula for that, and lastly we will derive SI units from dimensional formula. तो फर्स्ट हमने वेलोसिटी ऑलरेडी करके रखा है। तो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला है एल रेज टू 1 टी रेज टू -1। वैसे एम रेज टू 0 भी लिखते हैं, एल एम टी ये लिखते हैं हम लोग, बट आई विल जस्ट गिव, अगर समथिंग रेज टू 0 है तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो यू जस्ट हैव टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। वेलोसिटी के बाद हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी होता है आपका एल रेज टू 1 टी रेज टू -1, और अपॉन टाइम नीचे और एक बार टाइम है, तो ये आ जाएगा -2 हो जाएगा ये। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट शो इट हियर आल्सो। सो एक्सेलरेशन वाज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज L1 t -1 एंड t -1। तो ये आ जाएगा आपका L1 t -2। सो दिस विल बी L रेज टू 1 t रेज टू -2। ये तीन डिनोमिनेटर में +1 है, नॉट माइनस। t raised to +1 and that will go up, that will become -1 again, so it will be -2. Okay, right.
तो ये आ गया आपका L1T-2, ये आ गया आपका L1T-2, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन डेंसिटी, आप लोग डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। डेंसिटी इज वेरी सिंपल, बाय डेफिनेशन डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। Mass upon volume, and mass you already know, m raised to 1. Volume is length into length into length. Sorry for this. So volume is length into length into length, because अगर क्यूब होगा तो तीनों साइड सेम है, क्यूब नहीं भी होगा तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो L इंटू L इंटू L, so L raised to 3, so that will be m1L minus 3. तो ये आ जाएगा आपका m raised to 1 L raised to minus 3. तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं। डायमेंशन हमको पता है, जो पावर से डायमेंशंस है, तो मास रेज टू 1 मतलब किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे डेंसिटी में नंबर डेंसिटी भी होता है। ये मास डेंसिटी है, मतलब क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में कितना मास, दैट इज मास डेंसिटी या फिर नॉर्मल डेंसिटी। गैसेस के केस में हम लोग लेते हैं नंबर डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने गैस पार्टिकल्स, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो दैट इज नंबर डेंसिटी विच इज जस्ट 1 अपॉन मीटर क्यूब। मतलब वो सिर्फ पर मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो दैट इज नंबर इज डायमेंशनलेस अपॉन वॉल्यूम। तो थोड़ा ध्यान देना, अभी नहीं लगेगा हमको, बट व्हेनेवर वी विल यूज इट। डेंसिटी के बाद हम लोग मोमेंटम के भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मोमेंटम इज सिंपल, m इंटू वी। मोमेंटम का पता होगा तो आपको एंगुलर मोमेंटम का पता होगा। अभी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में एक ही डिफरेंस है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो हम लोग सिर्फ मोमेंटम बोलते हैं या फिर लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, विच इज़ p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, आप डेली लाइफ में आ जाओ, आप घर पे गए, दरवाज़ा खोलते वक्त क्या करते हो, यू पुश दैट डोर, और दरवाज़ा स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव होता, वो रोटेट होता है अबाउट सम एक्सिस, बिजागरे जो होते हैं आपके उसके अराउंड वो रोटेट होता है। तो वो लीनियर मोमेंटम की बात हो जाएगी वहाँ पे, राइट। तो फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क हमेशा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क, ये आपको पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क। linear momentum is equivalent to angular momentum when you're talking about angular motion, so such things you should know. Then momentum is mass into velocity. mass आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन, fourth quantity, that is momentum is mass into velocity. mass आपको पता है m raised to 1, velocity अभी आपने देखा, लिखा भी है वहाँ पे L1T-1। तो ये आ गया आपका m1L1T-1 मास इंटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, so it is very simple thing, kilogram meter per second momentum. Then we would like to see force, and force is F is equal to mass into acceleration. मास आपके पास है m1, एक्सेलरेशन आपने निकाल के रखा है L1T-2, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय द वे, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी बोलते हो, तो दिस इज also Newton. So kilogram meter per second square is 1 Newton basically, right? So 1 Newton is a force applied on 1 kilogram mass of object which will produce acceleration of 1 meter per second square, right? तो सिंपल है, देखो आपने यूनिट्स से ही आपने न्यूटन को डिफाइन कर दिया। न्यूटन 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना फोर्स, जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन देगा, so which will produce an acceleration of 1 meter per second square. So that's why it is very important. So basically units से आप definition बना सकते हो, basics. Okay, then next is impulse. I hope you know what is impulse. Impulse is a, for example, अभी ये रियल लाइफ में कहाँ पे सुना होगा आपने, सुना होगा, क्रिकेट देखते होंगे तो
क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी आप मोस्टली स्पोर्ट्स देखते हो, क्या होता है जब फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो बॉल पे जो फोर्स लगाया बैट्समैन ने विद द हेल्प ऑफ दैट बैट, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्ट हुआ था, राइट। फुटबॉल में फुटबॉलर ने किक मारा बॉल को, तो वो फोर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उस पर अप्लाई हुआ। हाँ, डेफिनेटली वो फोर्स रिजल्ट, मतलब उस फोर्स का कुछ आउटकम होगा, राइट। वो आउटकम का टाइम ज़्यादा हो सकता है। जैसे बैट्समैन ने बॉल को मारा, एक्चुअल इम्पैक्ट जो था वो स्मॉल टाइम के लिए था, लेकिन जो बॉल का ट्रैजेक्टरी है, मतलब उस फोर्स की वजह से जो रिजल्ट है, आउटकम है, इट कैन बी फॉर मोर टाइम। तो इम्पल्स मतलब फोर्स इज इनटू टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इज इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इवन जब एक्सीडेंट होता है तो दो गाड़ी में टक्कर होती है, तो वो इम्पल्स है, फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हमको फोर्स पता है, अभी निकाल के रखा हमने, फोर्स ऊपर ही है, m1 l1 t-2, लेकिन और एक t है साथ में, तो और एक t है साथ में, इम्पल्स के लिए j इक्वल टू ft। तो m1 l1 t-2 ये हो गया फोर्स, और एक t है तो t1, और t +1 आएगा तो t -1 हो जाएगा यहाँ पे, -2 +1, सेम पावर है तो सेम बेस है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स न्यूटन में और टाइम सेकेंड में, तो न्यूटन सेकेंड। नहीं तो फिर और एक तरीके से भी डिराइव हो सकता है। वो कैसे? फोर्स फोर्स की यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या था? सेकेंड में, क्योंकि इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम है। तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, एक सेकेंड कैंसिल, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन सेकेंड, राइट। ओके, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। So we were talking about deriving dimensional formula for physical quantities and units. बहुत easy है ये, and we are talking about SI unit specifically, right? तो हमारे पास इम्पल्स तक हमारा हुआ है। लेट्स सी वर्क। देखो, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इस केस में जो होता है दैट विल ऑल बी सेम, मतलब मैंने अगर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया तो वही डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट वर्क। वर्क भी इजी है। व्हाट इज फार्मूला फॉर वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का भी आपने देखा, फोर्स का क्या था डायमेंशनल फार्मूला? m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻²। तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, and force is m1 l1 t-2. Remember, force is mass into acceleration, mass m⁻⁴, acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l⁻⁴ t⁻²। ये हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब l⁻⁴ और एक आएगा, तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, तो m1 l2 t-2, तो ये आपका आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप बोलते हो जूल, राइट। तो दिस इज जूल। अभी आप जूल का भी डेफिनेशन यूनिट से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम, क्योंकि आप वही कर रहे हो, राइट। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज, क्या हो रहा है यहाँ पे? F इंटू एस। 1 जूल ऑफ वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज
when a force of 1 Newton displaces an object of 1 kilogram through 1 meter, है ना, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हो ना, 1 न्यूटन का फोर्स जब 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस करेगा, उसको आप बोल दोगे जूल। तो डिपेंड करता है, देर आर अलॉट ऑफ डेफिनेशंस, सो डिपेंड करता है कि कैसा कौन सा बुक में डिफाइन किया है, बट सिंपलेस्ट इज दिस, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का यूनिट है, उसको आप बोलते हो जूल। ओके, अभी विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ, और ये जूल में मेजर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, और ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पहली बार अगर आपके कान पे आ रहे होंगे, इफ़ यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब आएगा डिटेल में तब सीखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है mgh, अगेन विदाउट वरिंग एनीथिंग, इसके डायमेंशंस और इसके यूनिट्स सेम आएंगे, जूल जूल, राइट। फिर प्रेशर, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस हमने ऑलरेडी देखे हैं, m1 l1 t माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन है वो, अपॉन एरिया इज l रेज टू 2, तो ये l रेज टू 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, तो दिस विल बी m1 l माइनस 1 t माइनस 2 एंड दैट विल बी इन पास्कल, या फिर आप अगर बोलोगे तो it is kilogram upon meter second square, right, but that is called as 1 pascal. okay, तो ये 10 क्वांटिटीज़ है जो हमें आगे लगने वाली है, मिनिमम ये 10 की ज़रूरत थी हमको, तो हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में इन सब के डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला मीनिंग टू से, और हम लोगों ने इसके यूनिट्स देख लिए। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन सिंपल चीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकालने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स में हम लोग कुछ पावर में कुछ लिखने वाले हैं, राइट। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल units must be raised in order to obtain the unit of derived quantities, right. The dimensions of a physical quantity are the powers to which units of fundamental quantities must be raised in order to obtain or derive the units of derived quantity, in order to obtain the units of derived quantity। तो हम लोगों ने बस ये जो पावर लिखे हैं l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1, तो जो 1 माइनस 1 वो है दैट आर डायमेंशंस, और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। इफ यू नो दिस मच, अगर आपको इतना पता है, तो अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस का पावर देखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो कैसे मैं बताता हूँ वो। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देयर आर 3 uses of dimensional analysis. These are very important uses, each one of this, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते और छोड़ने से है ही नहीं। First thing, to check the correctness of a equation, to check the correctness of physical equation, हमको ये चेक करना है कि एक गिवन इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं उसके लिए। सिर्फ इतना है कि वो करेक्ट होगा ही, ऐसा हम लोग श्योरिटी से नहीं बोल सकते, क्यों, वो आगे समझेगा आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन बहुत सारे सीखे हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। मैं सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पे। देखो ऐसा है फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी होगा जब दोनों के दोनों साइड्स पे जितने भी टर्म्स है, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो टर्म है u प्लस ए टी और लेफ्ट पे एक ही टर्म है v, तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म का डायमेंशन सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड साइड पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और ए टी एक्सेलेरेशन टू टाइम, इन तीनों के डायमेंशन अलग अलग हो या किसी भी एक का डायमेंशन अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा हो तो आप लिख ही नहीं सकते इक्वेशन, राइट? तो यू हैव टू नो दिस। काइनेमेटिक्स के 4 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और एक चौथा है वो मैं बताऊंगा एज एंड व्हेन नीडेड। उसमें डायमेंशनली करेक्ट नहीं आता है, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आता है, उसके पीछे एक रीज़न है, तो वो मैं बताऊंगा। दैट इज बेसिकली हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड या फिर 9th सेकेंड या फिर 10th सेकेंड या फिर आई डोंट नो विच, बट सपोज एक बॉडी मूव हो रहा है 10 सेकेंड्स के लिए, तो वो बॉडी एक पोजीशन से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 10 सेकेंड्स में, टोटल 10 सेकेंड्स में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा। मुझे ये पता करना है कि एग्जैक्टली सिक्स्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आता है, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी एक फिजिकल इक्वेशन का करेक्ट है या नहीं, वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ऑलरेडी पता है कि v मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब ये है कि जब हम लोग मेजर कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल बॉडी चालू हुआ और तब 0 सेकेंड टाइम सेट कर लिया, फिर मैंने 5th सेकेंड में मेजर किया, तो मेरे लिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब एट 5th सेकेंड। बाय द वे डायमेंशंस ऑफ v आपको पता है ऑलरेडी, l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1। डायमेंशंस ऑफ u मतलब इनिशियल स्पीड कितना था एक ऑब्जेक्ट का, राइट? तो L1 t माइनस 1 वही है। AT एक्सेलरेशन इनटू टाइम, आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, L1 t माइनस 2 एक्सेलरेशन है और एक t है तो t रेज टू 1, तो ये आ गया L रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स के डायमेंशंस सेम है, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन करेक्ट ही होगा, मैं बोल रहा हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट है। अब कैसे, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू वन मोर इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ रेज टू 1, यू टी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी L1 t माइनस 1 और टाइम अगेन t प्लस 1, तो L रेज टू 1 अगेन, क्योंकि t रेज टू माइनस 1 प्लस 1 इज 0। देन ए टी स्क्वेयर, सो ए टी स्क्वेयर एक्सेलरेशन इज L रेज टू 1 t रेज टू माइनस 2 और टाइम का स्क्वायर वापस से तो t रेज टू प्लस 2, राइट? सो दिस इज अगेन L रेज टू 1। अब डायमेंशनली तो ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशन L रेज टू 1 है, तीनों का तीनों, लेफ्ट हैंड साइड पे एक और राइट हैंड साइड पे दो। बट आई कैन जस्ट से कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हाफ की जगह पे 2 लिखता हूँ तो भी डायमेंशनली करेक्ट आने वाला है, लेकिन इक्वेशन रॉन्ग है। तो कांस्टेंट जो है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है, जैसे 2 है, हाफ है, 1 बाय एनी नंबर बेसिकली, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन करेक्ट ही है, तो कांस्टेंट्स हमको देखने पड़ेंगे। वी आर लाइक
we have to make sure if the equation is dimensionally correct, then we have to check if it is correct in real terms, real sense. तो इसलिए मैंने बोला कि हम लोग एक डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं इसका, राइट? ओके, तो आई जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ थियरी नाउ, आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे थे कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उन सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो इन एनी इक्वेशन which relating physical quantities, if all the terms on if the dimensions of all the terms, or if all the terms on both sides have the same dimensions, if all the terms on both the sides have same dimensions, then the equation is said to be dimensionally correct. And the equation is said to be dimensionally correct. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? देखो, इट्स वेरी सिंपल थिंग। फिजिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज का रिलेशन है। होमोजीनियस का मतलब पता होगा। होमोजीनियस मतलब क्या? सेम बेसिकली एवरीवेयर, राइट? तो यहाँ पे सेम एवरीवेयर का मतलब क्या? ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन। इसके लिए इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो दिस इज called as principle of homogeneity of dimensions, of homogeneity of dimensions। मतलब dimensions will be homogeneous, same for all the terms involved। तो this is important। और एक चीज़ important है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ही करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट ही होगा, बट डायमेंशनली करेक्ट है, राइट? So this thing you have to note. This is important. Note. If an equation is dimensionally correct or consistent or homogeneous, dimensionally correct, this doesn't mean that does not important है, mean that the equation is correct। हाँ, बट ये डेफिनेटली है कि हम लोग सिर्फ कांस्टेंट में गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ भूल गया मैं। तो ये फॉर श्योर है कि डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब हम सिर्फ कांस्टेंट में, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो नंबर है वहाँ पे, उसमें ही गड़बड़ कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का। देन वील गो टू नेक्स्ट नाउ। और नेक्स्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कीपिंग इन माइंड competitive exams। I'll tell you a secret. It's no more a secret now anyways। So when I was in 12th, I went to write this competitive exam without preparation because I was involved in some other things। तो मेरे जितने भी इवन मास्टर्स लेवल MSc की जो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डायमेंशनली सॉल्व कर दिया था। तो दैट्स वेयर इट इज़। आई मीन, होता ये है कि हम लोग सब कुछ नहीं याद रख सकते। लेट्स बी प्रैक्टिकल।
लेट्स बी प्रैक्टिकल। पूरे 12th 11th 12th मिला के इतने फॉर्मूलाज है फिजिक्स के कि यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, अगर याद रखना है तो उसके लिए रिविजन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं हम लोगों को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं याद रख सकते, तो फिर क्या हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करना उसको। ऐसे क्वेश्चंस को हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं जब मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, राइट। तो हम लोग जब आखिरी में टाइम बचता है सब करने के बाद, तब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो देखेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या होता है उस चीज़ में। सो वी हैव टू establish relationship between related physical quantities, related physical quantities। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बिना प्रिपरेशन के जाना, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, तो डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज। एनीवेज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स सी कि हमको अगर कुछ याद नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेंडुलम है। आपको पता है पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है, बेसिकली ये इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए। फर्स्ट थिंग, उस पर एक बॉब होता है। आइडियल केस में ये जो बॉब है यह पॉइंट मास होना चाहिए, सारा का सारा मास एक पॉइंट में होना चाहिए। वैसा नहीं होता है, बेसिकली प्रैक्टिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब मैंने इस पेंडुलम को ए पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। मतलब क्या करेगा? ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ये ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे आएगा। तो हमको ये पता करना है कि टाइम पीरियड कितना। टाइम पीरियड मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, मतलब ए से बी, बी से ए से बी से चलता रहेगा इसका। तो जो मोशन खुद को रिपीट करता रहता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे आपकी घड़ी के कांटे, वो हर बार बराबर सेम टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो जब हम लोग पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। अब एक पीरियड मतलब कितना? ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, दैट इज वन पीरियड, वन ऑसिलेशन। मुझे ये देखना है कि जो वन ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, और हमेशा याद रखना फिजिक्स में कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड होता है, स्मॉल टी मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। मतलब 2 सेकंड के बाद कहाँ था? यहाँ था, तो मैं स्मॉल टी लिखूंगा। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड होता है कि मोशन को एक सेट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। मुझे एक एग्जाम में जेडबलई हो, नीट हो, सीईटी हो, उसमें क्वेश्चन आया, मुझे पूछा गया है टाइम पीरियड कितना, राइट, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? हमको डेफिनेटली ये पता है कि बॉब पेंडुलम के केस में क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो लेंथ इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पेंडुलम का रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, उसका लेंथ होगा। दूसरा, मास इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो बॉब है उसका मास होगा। तीसरा, मैंने जब ए पॉइंट पे लाके छोड़ दिया तो वो नीचे क्यों गया, ऑसिलेशन क्यों परफॉर्म किया उसने? क्योंकि ग्रेविटी है वहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी इन्वॉल्व है। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं वहाँ पे। अच्छे से समझ लो इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब टाइम पीरियड का जो भी इक्वेशन बनेगा वो या तो एम पे, या तो एल पे, या तो जी पे, या तो एम एल जी के कॉम्बिनेशन से ही बनने वाला है, दैट इज फॉर श्योर नाउ। क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना। बॉब है हमारे पास, पेंडुलम है, उसका लेंथ होगा, बॉब है उसका मास होगा, और क्योंकि मोशन परफॉर्म हो रहा है, एक पॉइंट पे लाके छोड़ रहे हैं, तो वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होने वाला है, राइट। एंड आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि फॉर्मूला क्या था। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, राइट। हमको चाहिए टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो मैं मान लूंगा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल पे, टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पे, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है जी पे। लेकिन ये मुझे नहीं पता ना, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एल, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, या फिर एल स्क्वायर, या फिर 1/L², या फिर 1/L³, मुझे नहीं पता ये। तो मैं मान लूंगा सम पावर ए।
मास पे डिपेंड करता है, हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, राइट। तो मैं मान लूँगा सम पावर बी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम देखेंगे। और जी रेज टू सी, करेक्ट, वेयर ए बी सी आर जस्ट सम नंबर्स। क्योंकि मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रोपोर्शनलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, एल क्यूब, आई डोंट नो, आई नो नथिंग। पर ये पता है कि ऐसा होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, एम रेज टू बी एंड जी रेज टू सी। टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। और ये जो के है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, दैट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसा हमको मान के चलना पड़ेगा। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज डायमेंशनलेस, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है, राइट। ए बी एंड सी आर नंबर्स, रैशनल नंबर्स बोल सकते हो इसको, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, मैंने जैसे इसलिए बताया, पहला, सबसे पहला यूज़ उसमें मैंने बताया, फिजिक्स में कभी भी जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे है, जितने भी टर्म्स होंगे लेफ्ट पे राइट पे, सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, राइट। तो डायमेंशनली लिखने जाऊंगा मैं, टी के डायमेंशंस, के तो डायमेंशन लेस है, लेंथ के डायमेंशंस रेज टू ए, क्योंकि एल रेज टू ए था, मास के डायमेंशन रेज टू बी, एंड जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो लेकिन एक्सेलरेशन ही है हो, तो रेज टू सी, राइट। तो ये टी का पावर 1, तो टी रेज टू 1, के तो के है, डजेंट मैटर, एल मतलब लेंथ, कैपिटल एल लिख लूँगा मैं, लेंथ रेज टू ए मतलब एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, एम रेज टू बी, एम इज मास, राइट, मास लिया ना इसलिए मैंने कैपिटल एम लिखा, इट शुड हैव बीन स्मॉल एम हियर, फिर बाद में हम लोग कैपिटल सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ, राइट। देन अगेन एल रेज टू सी, क्योंकि एल रेज टू सी और टी रेज टू माइनस टू सी, ये आ रहा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, राइट। तो दिस मच यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट वी विल डू इज टी रेज टू 1 के एल रेज टू ए एंड एल रेज टू सी, तो एल रेज टू ए प्लस सी, बेस सेम तो पावर का एडिशन, राइट, एम रेज टू बी एंड टी रेज टू माइनस टू सी, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टी रेज टू 1 है, तो मैं लिख लूँगा एल रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एम रेज टू 0, अगेन एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एंड टी रेज टू 1। सिर्फ मैंने एल और एम के पावर लिख दिए क्योंकि मैं इक्वेट करूँगा आगे जाके, तो एल रेज टू ए प्लस सी, एम रेज टू बी एंड टी रेज टू माइनस टू सी। अब हम लोग बोलेंगे कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेंथ लेंथ के डायमेंशंस कंपेयर कर लेंगे, मास मास के कर लेंगे, टाइम टाइम के कर लेंगे। सो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ, comparing the dimensions of same quantities on both sides, on both sides, right। मतलब क्या, आपको अगर याद होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे था L0 M0 T1, तो इसका मतलब ये है, मैं डायमेंशंस कंपेयर कर रहा हूँ, तो L रेज टू 0, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, L रेज टू 0 और L रेज टू A प्लस सी ये इक्वल होने चाहिए, बाय लॉजिक दैट आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको कि सेम क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होंगे, तो 0 इक्वल टू A प्लस सी मिल जाएगा आपको। फिर अगर आप m का पावर देखोगे तो m रेज टू 0 और m रेज टू b है, तो b इक्वल टू 0 मिल गया आपको,
तीसरा आप देखोगे तो t⁻1 और t⁻⁻2c है, तो 1 इक्वल टू -2c, मतलब यहाँ से आपको मिला c इक्वल टू -12, और ये c इक्वल टू -12 यहाँ पे डालोगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा 0 इक्वल टू a-12, तो a इक्वल टू +12, तो हमको मिल गया a इक्वल टू हाफ मिल गया, b इक्वल टू 0 मिल गया, c इक्वल टू -12 मिल गया। तो हमको मिल गया डायमेंशंस बेसिकली, या तो जो पावर्स हमने यूज़ किए थे वो। देयरफॉर आपको याद होगा हमने इक्वेशन लिखा था टाइम पीरियड का, मैं रिपीट करने वाला हूँ। इक्वेशन 1, देयरफॉर इसको बोलता हूँ 2 फ्रॉम 1 एंड 2, क्या था, टाइम पीरियड t इक्वल टू सम कांस्टेंट k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। L रेज टू a मतलब L रेज टू हाफ, मास रेज टू b मतलब m रेज टू 0, देन g रेज टू -12, तो t इज इक्वल टू k L रेज टू हाफ g रेज टू हाफ, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड, राइट। इसका मतलब 2 किलोग्राम का बॉब लो या फिर 20 किलोग्राम का बॉब लो, उसके लिए टाइम पीरियड सेम होने वाला है, दैट्स व्हाट इट इज। 1 किलोग्राम का बॉब लो या 100 किलोग्राम का बॉब लो, टाइम पीरियड सेम होने वाला है, राइट। अगर वहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है तो प्रोवाइडेड, ये होता है। फिर आप बोलोगे फिर 100 किलोग्राम का पेंडुलम अगर लेंथ सेम है तो, और 1 किलोग्राम का पेंडुलम, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, ये सेम ही होता है। बट एयर फ्रिक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे एयर नहीं है ऐसा अज्यूम था। एनीवेज हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे, फिलहाल हमको डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू है के की, ये आती है आपकी 2π। सो एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के टर्न्स आउट टू बी 2π, देयरफॉर टाइम पीरियड का आपको इक्वेशन बन गया 2π अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अभी मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं रिपीट करता हूँ इसको, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज थे, हमको बस उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन डिराइव करना था। हमको सिर्फ ये देखना था कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हाउ दे आर रिलेटेड, बेसिकली, ओके। सो लेट्स से dimensional analysis can be used, dimensional analysis can be used to derive relationship between different physical quantities, different मतलब related होना चाहिए, different physical quantities related मतलब क्या, अभी यहाँ पे पेंडुलम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप पेंडुलम की बात कर रहे हो तो लेंथ, मास और जी, अदरवाइज आप बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ऐसा नहीं होता है, तो रिलेटेड क्वांटिटीज होनी चाहिए, राइट। ओके, तो dimension analysis can be used to derive relationship between different physical quantities. For example, the period, consider a pendulum of length L and mass of its bob is small m, right। हमको पता है पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, द टाइम पीरियड कैपिटल T of oscillation of a simple pendulum is related to length L, mass m, and acceleration due to gravity g, acceleration due to
ग्रेविटी जी। मैं ऐसा बोलूँगा लेट अस अज्यूम बेसिकली, क्योंकि हमको श्योर नहीं है कि ये तीनों पे डिपेंड करता है कि नहीं। लेट अस अज्यूम दैट द टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू दिस थ्री क्वांटिटीज। ओके, देयरफॉर हमने यहाँ से शुरू कर दिया। देयरफॉर टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू बी एंड प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू सी। राइट, मैं अभी ये पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, देन आई विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। तो हमको करना क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन है पेंडुलम का और हमको टाइम पीरियड पूछा है और हमको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने देखा कि पेंडुलम में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो लेंथ है, उसके नीचे एक बॉब है, बॉब मतलब वो जो बॉल लगा हुआ है नीचे, उसका कुछ मास होगा और ऑसिलेशन हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही होगा वहाँ पे। तो ये तीन चीज़ों पे ही टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, क्योंकि तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पे है एक्सेप्ट फॉर टाइम पीरियड। राइट, तो मैंने बोला ठीक है मान लेते हैं टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल रेज टू ए, एम रेज टू बी और जी रेज टू सी। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू 1 या फिर एल रेज टू 2 या एल रेज टू 10, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने ए बी सी पावर लिए है। फिर हमने क्या किया, तीनों को कंबाइन करके ये बना लिया, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। एंड प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू के लिखा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज डायमेंशनलेस। ये इंपॉर्टेंट है, ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। तो फिर बाद में हमने सिर्फ डायमेंशनली लिख दिया है इसको। तो टी के डायमेंशंस इक्वल टू के, एल के डायमेंशंस, एम के डायमेंशंस और यहाँ पे जो आएगा जी के डायमेंशंस आएंगे। तो आई हैव स्किप्ड वन स्टेप, बट एनीवेज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और अदरवाइज आई विल जस्ट ऐड वन थिंग हियर। So t के dimensions is k, l के dimensions raised to a, and L replace it by capital L here, and this will again go to capital M because then m raised to b, small m raised to b and small g raised to c। तो हमने सिर्फ डायमेंशन लिखे हैं इसके। फिर हमने तीनों के तीनों राइट हैंड साइड पे कंबाइन कर लिए, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, एल रेज टू सी और एल टी रेज टू माइनस टू सी, क्योंकि जी के डायमेंशन होते हैं L1 T माइनस टू। सिंपल, राइट। फिर जिसका जिसका बेस सेम था, जैसे L का, तो एल रेज टू ए प्लस सी लिख दिया, एम रेज टू बी लिख दिया, टी रेज टू माइनस टू सी लिख दिया। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टी रेज टू 1 है, तो मैंने एल रेज टू 0 और एम रेज टू 0 भी लिख दिया वहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एल एम टी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एल एम टी होना चाहिए, क्योंकि हमको डायमेंशन सेम क्वांटिटीज़ के कंपेयर करने होता है। तो सेम क्वांटिटी के डायमेंशन कंपेयर करने गया मैं, तो एल का पावर 0 लेफ्ट हैंड साइड पे और एल का पावर ए प्लस सी। तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने अभी बताया था इससे पहले के टॉपिक में कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम ही होने चाहिए, इसलिए पावर्स भी सेम होने चाहिए। मतलब ए प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस टू सी इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब एल का पावर लेफ्ट हैंड साइड पे और एल का पावर राइट हैंड साइड पे सेम होना चाहिए। तो हमने वैसा उसको इक्वेट किया, हमको सी की वैल्यू मिल गई -12, बी की मिल गई 0 और ए की मिल गई +12। फिर हम लोगों ने वो जो इक्वेशन बनाया था वहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यू डाल दी, तो हमको मिल गया फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट, टाइम पीरियड का। Okay, so now it's a time for quick revision, then I will open desk for the questions and I have to stop recording.